Okay. Thank you very much. I think I am audible. So, okay, so let's start this session. So, let me give my brief introduction. I am Saurav Kumar Singh. I have secured rank 378 in Civil Services exam this year. So, this was my fourth attempt. I have written four prelims, in which I have cleared three prelims. In my first attempt, I couldn't qualify prelims because of the CSAT exam, and yes, this is my whole journey at UPSC. सो द रिज़ल्ट हमारे रिज़ल्ट 22 अप्रैल को आए हैं. उसके बाद से तो शायद हमारी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है. मैं कुछ पहले रिज़ल्ट के बारे में बता देता हूँ कि जिस दिन रिज़ल्ट आया तो उस दिन कैसा था. तो हमें एक दिन पहले से ही पता चल गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है. तो मैं शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है. आई थिंक अब ये लोकेशन ठीक है. तो हाय गाइस, मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार. सो आई एम सौरभ कुमार सिंह. आई हैव सिक्योर्ड रैंक 378 इन UPSC CSE 2024. दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट एट UPSC. In my first attempt, I couldn't qualify the prelims exam. In my second and third attempt, I could qualify the prelims, but was not able to clear the mains exam. So this was my fourth attempt, and by the grace of God, I could find my name in the holy PDF. सो रिज़ल्ट के बाद से मैं बता रहा था कि कैसे हमारी लाइफ चेंज हो गई है. मैं 22 अप्रैल को रिज़ल्ट आया एंड आई वॉज सिटिंग आउटसाइड द टेम्पल. मेरे फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है कि रिज़ल्ट आ गया, और वो मेरी फ्रेंड मुझे मेरी रैंक जो 378 है वो बताती है और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करती है. और उसके बाद मैं मंदिर में बैठा हुआ था. फिर मैं भगवान को नमन करता हूँ, और उसके बाद से फिर तो मतलब आप देख ही रहे हैं, उसके बाद से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लोगों की विशेज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं. तो ये मेरी एक बहुत लंबी जर्नी रही है UPSC में, करीबन 5 साल की. मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद से मैं लगातार अभी तक मैं UPSC की तैयारी कर रहा था. मैं आपको सबसे पहले अपने रिज़ल्ट को डेडिकेट करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने भाई को, अपने फ्रेंड्स को. उन लोगों ने इस लंबी जर्नी में मेरी बहुत सहायता की है. तो सबसे पहले तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा. UPSC स्पेसिफ़िकली हम UPSC पे आते हैं. तो UPSC में आप सबको पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स में आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, GS का पेपर और CSAT का पेपर. इसका आपको सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली इसका सिलेबस आपको ईज़िली मिल जाएगा. आप UPSC के नोटिफिकेशन में आप उसे ईज़िली देख सकते हैं. और अगर आप प्रीलिम्स को देखें, प्रीलिम्स एक MCQ बेस्ड पेपर है, और CSAT इसमें जो पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है. CSAT में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है. वहीं आपका जो GS का पेपर है उसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसका सिलेबस UPSC की नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं. और सिलेबस के साथ साथ आप PYQs को भी आप रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं मेंस पेपर में. तो मेंस पेपर में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है, और कोई भी आपकी मातृभाषा या कोई भी रीजनल भाषा को आप चूज़ कर सकते हैं. जैसे मेरे केस में मैंने हिंदी को चूज़ किया था. परंतु हिंदी और ये जो इंग्लिश का पेपर है, ये कंपलसरी पेपर है और क्वालिफाइंग पेपर है. तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है स्टूडेंट्स को. बाकी जो रेस्ट 7 पेपर्स हैं, दे आर द पेपर्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे एस्से की बात करते हैं. एस्से का पेपर 250 मार्क्स का होता है. इसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं, करीबन 1200 वर्ड्स के. तो आप उसे ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर बन जाता है, खासकर इस साल, जहाँ पे हमने बहुत वेरिएशंस देखे हैं एस्से के मार्क्स में. देखिए, एस्से की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा. उसके सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से, टू अरेंज आइडियाज़ इन ऑर्डरली फैशन and to write concisely. Okay, and you have to be effective and your expression should be exact. तो इसके लिए आप देखेंगे कि कोई सिलेबस की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, या कुछ अलग से आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला गया है. बस ये बताया गया है कि कैसे आपको क्लियर अपना थॉट को एग्जैक्ट क्लियरली आपको प्रेजेंट करना है पेपर पे.
फिर हम इसके अलावा हम आ जाते हैं जीएस पेपर नंबर 1 में। तो जीएस पेपर 1 में अगर आप देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसको आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। मैंने जीएस 1 के लिए सिलेबस पढ़ने के बाद अनिमेश प्रधान सर के नोट्स को रेफ़र किया था जो उनके टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ मैंने हर टॉपिक के 15 पॉइंटर नोट्स बनाए थे। वो 15 पॉइंटर नोट्स ने मुझे बहुत मदद की है, मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है। खासकर अगर आप मेरे पिछले साल के मार्क्स देखेंगे और इस साल के मार्क्स देखेंगे तो करीबन 20 मार्क्स का इंक्रीज़ है। वो इसलिए क्योंकि मैंने 15 पॉइंटर नोट्स बना रखे थे जिसका एग्ज़ाम में मैंने यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने अब की बार डायग्राम्स और प्रेजेंटेशन भी बनाए क्योंकि जीएस 1 में हमें ज्योग्राफी भी है जिसमें हम डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे साइक्लोन का अगर क्वेश्चन आया तो हम साइक्लोन का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जीएस पेपर नंबर 2 में। जीएस पेपर नंबर 2 में मेरा शुरुआत से अच्छे मार्क्स रहे हैं। इसका रीज़न एक ये है कि मुझे पीएसआईआर मेरा बैकग्राउंड है तो मैं उसका यूज़ करता रहा हूँ। जीएस पेपर नंबर 2 में हमारे पास पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है और आईआर है। इनके लिए आप डिफरेंट सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने अनिमेश प्रधान सर के नोट्स जो थे उन्हें रेफ़र किया था और साथ साथ कुछ मैंने चीज़ों को गूगल कर लिया था या अपने पीएसआईआर के नॉलेज को इसमें मैंने यूज़ किया था। अब हम आते हैं जीएस पेपर नंबर 3 में। तो जीएस पेपर नंबर 3 शुरुआत से बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है स्कोर करने के लिए। तो मैंने भी इसमें बहुत स्ट्रगल किया है। इस बार मैंने अनिमेश सर के नोट्स के साथ साथ मैंने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उन्हें रेफ़र किया है। जैसे कि या गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे को रेफ़र किया, बजट को रेफ़र किया। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है कि मैं कैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब आते हैं जीएस पेपर नंबर 4 में। तो जीएस पेपर नंबर 4 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मैंने सबसे पहले पूरे सिलेबस को गूगल सर्च किया, उसके नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने फिर टॉपर कॉपीज से भी कंटेंट उठाया। फिर मैंने अनिमेश प्रधान सर के नोट्स से मैंने बहुत सारी हेल्प ली जिससे मुझे काफ़ी मदद मिल सकी है जीएस पेपर नंबर 4 में। और देखिए अब की बार मैंने जीएस पेपर नंबर 4 में यह नया तरीका अपनाया कि मैंने अब की बार पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा। मैंने बाकी तीनों जीएस पेपर्स को पॉइंट फॉर्मेट में लिखता था, परंतु जो आपका जीएस पेपर नंबर 4 जो एथिक्स का पेपर है उसमें मैंने पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा और इससे मुझे करीबन 16 मार्क्स का इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर से। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने जो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को रेफ़र किया था। फिर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया था पीएसआईआर के लिए, तो इसके लिए मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स हैं वो जो ऑनलाइन पढ़े हुए हैं मैंने उसे रेफ़र किया और उसे ही मैंने अच्छे से उसी से मैंने पढ़ाई की थी। फिर जैसे मैंने बताया कि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, उसके लिए मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि मैंने क्यों पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस को चूज़ किया, और हम अगर आपको चूज़ करना है तो आप कैसे उसे चूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन चूज़ करने का जो पैरामीटर होना चाहिए वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा इंटरेस्ट था, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट था, तो मैंने इसे चूज़ किया। उसके बाद आपको दूसरा पैरामीटर देखना चाहिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। कई बार मार्केट में आपके सब्जेक्ट के उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं होते हैं, तो वो इन भी पैरामीटर्स को आपको देखना पड़ेगा। तीसरा आपको मार्क्स के ट्रेंड को भी देखना चाहिए कि आपके मार्क्स कैसे रहे हैं। आपके मार्क्स नहीं बल्कि जो पिछले साल के टॉपर्स हैं उनके मार्क्स कैसे रहे हैं, ट्रेंड कैसा चल रहा है उस ऑप्शनल में। चूज़ करने से पहले ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि क्या ग्रेजुएशन में मेरा क्या पॉलिटिकल साइंस ही था, तो ग्रेजुएशन में मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं था। मेरा तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स था, इंग्लिश लिटरेचर मेरे पास ग्रेजुएशन में था। परंतु अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है या आपके पास वही सब्जेक्ट है जो आप ऑप्शन में लेना चाहते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, आपको उसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसलिए लिया था, इंग्लिश लिटरेचर को इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक तो मुझे लगता था कि उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वैसे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है, और मैंने कॉलेज में भी देखा था कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर में वैसे मार्क्स नहीं आ रहे हैं जैसे मैं चाहता था, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस की तरफ को स्विच किया था। अब मैं अगर आपको बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर का जो पेपर है इसका सिलेबस कैसा रहता है, तो देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं और हर पेपर में 2 सेक्शंस आते हैं। पेपर 1 के सेक्शन ए में ज़्यादातर थ्योरीज आती हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।
उसी तरह सेक्शन बी में आप ज़्यादातर देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पे वो पेपर बेस्ड है, और आप उसी हिसाब से आप उसमें तैयारी करते हैं। जो वो मोस्टली आप देखेंगे, अगर पेपर नंबर जो पेपर 1 का जो सेक्शन बी है वो ज़्यादातर एप्लीकेशन पार्ट है, जिसमें आप थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट जो आपने सेक्शन ए में पढ़े हैं उसको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और वो मोस्टली इंडियन पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। अगर हम बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 के सेक्शन ए में आप देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है, आईआर की थ्योरीज़ आती हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं आईआर के। उसी तरह सेक्शन बी में आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के रिलेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो चल रहा है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको अभी, आप कमेंट में कुछ लोग मुझसे प्रीलिम्स पेपर 1 की ट्रिक्स मांग रहे हैं, कुछ लोग आंसर पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इस सेशन में सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैंने आगे इसके लिए सोच रखा है, लेकिन ये कुछ मैंने बना रखा है, हम इसी के साथ चलते हैं। फिर आप एंड में जब ये मैं अपना ख़त्म कर लूँगा उसके बाद आप एक एक करके फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कैसे रेफ़र किया था शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने उनके नोट्स को ही पढ़ा है, मैंने उसके अलावा और कुछ रेफ़र नहीं किया है। इससे मुझे काफ़ी सहायता मिली कि मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने किसी भी पेपर के प्रिपरेशन के लिए कभी भी ज़्यादा रिसोर्सेज की तरफ मत भटकिए, आप सिर्फ एक रिसोर्स पे स्टिक रहिए। अब बात करते हैं हमारे बुक लिस्ट के बारे में, हम बात करते हैं। तो मैंने जीएस से स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन सी बुक लिस्ट को रेफ़र किया, मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ी है। फिर मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है उसे रेफ़र किया है। उसी तरह मैंने एंशिएंट एंड मिडेवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु टेक्स्ट बोर्ड की एक टेक्स्ट बुक आती है 11th क्लास की, उसे मैंने रेफ़र किया है। उसके बाद फिर मैंने उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफ़र किया है। राजीव अहिर सर की एक बुक है स्पेक्ट्रम, उसे रेफ़र किया है। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने अनिमेश प्रधान सर के नोट्स को रेफ़र किया। आप किसी कोचिंग और या किसी और टॉपर के भी नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। फ़िज़िकल ज्योग्राफी के लिए आप 11th की एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं। आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी 11th क्लास की एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी और उसके साथ लक्ष्मीकांत को रेफ़र कर सकते हैं। गवर्नेंस के लिए आप किसी भी टॉपर या कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर सोशल जस्टिस ऑल्सो। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी आप किसी कोचिंग या टॉपर्स के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। मेरे केस में क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है तो मैंने उसे रेफ़र किया था। अब मैं आता हूँ आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे आप इकोनॉमिक्स के लिए जीएस पेपर नंबर 3 के लिए पढ़ सकते हैं। तो जीएस पेपर नंबर 3 के लिए आप मृणाल सर के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, मैंने उसे ही रेफ़र किया था। या दूसरे टॉपर के नोट्स हैं जैसे अनिमेश प्रधान सर के नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए आप 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसे रेफ़र कर सकते हैं आप। उसमें आप लास्ट के 3 चैप्टर देखेंगे जो इकोलॉजी से डील करते हैं, उसे बस आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और शंकर आईएएस की आप नोट्स को भी इसमें रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अगर मैं बात करूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए आप एनडीएमए की गाइडलाइंस को रेफ़र कर सकते हैं और टॉपर की कॉपीज़ से आप कंटेंट उठा सकते हैं उसके लिए अपने आंसर्स के लिए। फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एज़ वेल, आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप टॉपर के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं और आप गूगल करके भी आप डेटा ले सकते हैं। एथिक्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गूगल करके सिलेबस को गूगल करता था और सारे कीवर्ड्स को सर्च करके मैं नोट्स बना लेता था। फिर मैं टॉपर्स की कॉपी से भी कंटेंट उठाता था। मैंने मुदित जैन सर की डिकोड एथिक्स है उससे भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था और उसे भी रेफ़र किया था। और ऐसे ही मैंने ये मैंने बुक लिस्ट फॉलो की है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम प्रीलिम्स या मेंस की अलग से तैयारी करें कि ना करें। देखिए, मुझे लगता है कि आप अलग अलग तैयारी नहीं कर सकते हैं, तैयारी तो एक होगा लेकिन आपका अप्रोच डिफरेंट होती है। जैसे आप प्रीलिम्स में देखेंगे कि आपको प्रीलिम्स में थोड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए, मेंस में थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए। प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, इसमें आंसर्स लिखने हैं, तो डिफरेंट अप्रोच आपकी हो सकती है हर एक अलग पेपर के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग को लेकर एक मार्केट में बहुत ज़्यादा एक अफवाह है कि मेंस आंसर राइटिंग को कैसे होगा, क्या हमें पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी है कि नहीं करनी है। देखिए, आपको पहले थोड़ा सा कंटेंट की तो ज़रूरत है। पहले आप थोड़ा कंटेंट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए या टॉपर के नोट्स ले लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप स्टार्ट करिए।
इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे अपने टेस्ट को या आंसर्स को चेक कराइए, फीडबैक लीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए। साथ ही साथ आप प्रेजेंटेशन और डायग्राम से भी सीखिए और अपनी हैंड राइटिंग को भी सुधारिए। आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है प्रीवियस ईयर टॉपर्स की अगर आप कॉपीज़ उठा लें। प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपी से आप अपने आंसर्स को कंपेयर करिए, उनकी प्रेजेंटेशन देखिए, उनका कंटेंट देखिए और उसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली जीएस पेपर की बात करूं तो उसमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमें अप्रोच लगानी होती है आंसर राइटिंग के लिए। उसमें आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे सोच सकते हैं, जैसे आप जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन डायमेंशन में आप सोच के आंसर कर सकते हैं। इससे एक मल्टी डायमेंशनल एक आंसर आपका बनेगा और ऐसे आंसर्स में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। अब हम आंसर्स में तो वैसे आपको पता होगा, आंसर राइटिंग में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड अपनाना होता है। वे फॉरवर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आंसर लिखिए, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आंसर लिखिए, तो आपकी इसमें मार्क्स लाने में आपकी काफ़ी सहायता हो सकती है। ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो इस तैयारी के वक्त हमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है, कई बारी बहुत सारे फेलियर आते हैं। जैसे मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारे फेलियर आए हैं, मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो हम इस फेलियर से कैसे डील करें, हम कैसे इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। देखिए, मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वह पहचाने कि आपने एग्ज़ाम की शुरुआत क्यों की थी, रीज़न क्या है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपका पर्पस क्या है ये एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा, आपको इंस्पायर करता रहेगा। और मुझे लगता है कि इस पेपर में आपको पर्सिवरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस और ऊपर वाले पे फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने ये सब आपको बता दिया। अब आप धीरे धीरे करके मैं आपके कुछ क्वेश्चंस को कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। एक क्वेश्चन आया है कि मेरा मीडियम कौन सा था। मेरा मीडियम सर इंग्लिश था, तो मैंने इंग्लिश मीडियम से ये पेपर दिया है। मुझे लगता है मीडियम इस एग्ज़ाम में मैटर नहीं करता है। मेरा मीडियम तीनों ही स्टेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, तीनों ही स्टेजेस में मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैंने उसी से पेपर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा ग्रेजुएशन में फ़िलासफ़ी है, हम ऑप्शनल फ़िलासफ़ी ले सकते हैं? बिल्कुल सर, आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी को ऑप्शनल ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने फ़िलासफ़ी से पेपर को क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए ट्रिक बताइए। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि हमें ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए। ट्रिक कभी कभार हमारे लिए ट्रिक काम नहीं करती है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो कई बार ट्रेंड चेंज होता आया है। तो हम अगर ये सोच के चलें कुछ ट्रिक्स, अगर हम सोचिए आप 2023 की ट्रिक्स लेके चल रहे हैं तो 2024 में शायद वो ना चले। तो मुझे लगता है अपनी नॉलेज पे भरोसा रखिए। हाँ, लेकिन कुछ एलिमिनेशन के लिए आप ट्रिक सीख सकते हैं। जैसे आप कोशिश करते हैं कि अगर आप एक भी ऑप्शन को अगर आप कट कर सकें तो इससे आप किसी तरह आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे ट्रिक्स पे मत जाइएगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें ट्रिक्स बता रहे हैं। देखिए, ये शॉर्टकट्स शायद प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपकी मदद ना करें, तो इससे मेरे हिसाब से आपको बचना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर आंसर पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है। देखिए, ये भी आप पे डिपेंड करता है। कहा जाता है कि जीएस पेपर्स में आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। मैंने भी पॉइंट फॉर्मेट में लिखा है और मेरे करीबन 80 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं लास्ट ईयर से पूरे पेपर में, मेंस में। तो मैं कहूँगा कि मुझे तो हेल्प किया है पॉइंट फॉर्मेट में, परंतु आप ऑप्शनल के लिए, जैसे मेरा PSIR है, उसमें आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए। सिमिलरली आप एथिक्स में भी मेरे हिसाब से पैराग्राफ में लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट्स में भी लिखते हैं, लेकिन मैंने अब की बार पैराग्राफ में लिखा है, मेरे अराउंड 16 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, कहा जाता है यूपीएससी में कि कंटेंट इज़ किंग एंड प्रेजेंटेशन सेकेंडरी है। तो हमेशा कंटेंट को ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, आपकी डायग्राम, ये सब मैटर करता है, लेकिन कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फिर आता है क्वेश्चन है कि सर आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, मैं एक 2 आवर के स्लॉट में पढ़ा करता था हमेशा। मेरे पास एक छोटी सी क्लॉक है जिसमें मैं 2 आवर के लिए पढ़ा करता था। और उसमें मैंने वो
2 आवर के स्लॉट्स मैं करीबन 4 या 5 पूरे दिन में लगाता था। लंच से पहले 2 स्लॉट्स मैं पढ़ाई करता था, फिर लंच के बाद 2 या 3 स्लॉट्स में पढ़ा करता था। तो करीबन 8 से 10 घंटे मेरी पढ़ने की, मतलब मेरा टारगेट होता था कि मैं 8 से 10 घंटे पढूँ। और मैं टारगेट टाइम का नहीं ज़्यादा ध्यान देता था, मैं टारगेट एक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया करता था कि इस टॉपिक से कितना मुझे करना है आज, उस हिसाब से मैं पढ़ाई करता था। कभी कभार मेरी पढ़ाई 0 होती थी, कभी 6 घंटे होती थी, कभी 8 घंटे होती थी, कभी 10 घंटे होती थी। प्रीलिम्स नज़दीक होता था या मेंस नज़दीक होता था तो कभी कभार वो और ज़्यादा हो जाती थी। तो आप मेरे हिसाब से टाइम पे मत फोकस करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि आप का टारगेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर स्टार्टिंग में आपने कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था? तो सर देखिए, मैंने स्टार्टिंग में तो एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने पहले 6 टू 10th एनसीईआरटी पढ़ी थी और फिर उसका 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी। उससे ये होता है कि मेरी फाउंडेशन बन गई थी। आप भी उसकी मदद, एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं। उसके बाद ही फिर मैं बेसिक बुक्स पे गया था। उसके बाद है कि सर थ्योरी याद नहीं रहता, क्या करूँ? देखिए, ये तो बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज़ है। इसके लिए आप रिवीजन पे ध्यान दे सकते हैं। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे आप बार बार उसी चीज़ को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बार बार उसी चीज़ को। दूसरा, आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं और अंडरलाइन पार्ट को नेक्स्ट टाइम रीड कर सकते हैं। तीसरा, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। चौथा, आप क्या कर सकते हैं कि एक्टिव रिकॉलिंग वाली टेक्निक अपना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप थोड़े थोड़े दिनों बाद अगर अपने उसी चीज़ को बार बार रेफ़र करते रहेंगे तो शायद मुझे लगता है आपको वो याद रहेगा। अब आते हैं आपके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोटिवेशन। तो और इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि अदर देन सोशल सर्विस, तो क्या था? तो देखिए, मुझे लगता है कि मैं बचपन से मैंने पूरे सिस्टम का, गवर्नमेंट सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लिया है। चाहे वो मेरी एजुकेशन हो या हेल्थ हो। तो मैंने शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट सिस्टम के बेनिफिट्स लिए हैं। मुझे लगता है ये टाइम है कि मैं अब वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ देश के लिए, सिस्टम के लिए। तो मुझे लगता है कि ये है। दूसरा, मेरे माता पिता का बहुत बचपन से ही सपना था कि उनका कोई बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए। मैं अपनी फैमिली से पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो सिविल सर्विसेज में जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक ये मोटिवेशन भी था, पेरेंट्स का मोटिवेशन भी रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें? देखिए, डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, खासकर आज सोशल मीडिया का दौर है तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होते हैं। देखिए, तो मुझे लगता है हम इससे भागे नहीं, हम इसे एड्रेस करें। जैसे मैं क्या करता था कि मुझे अगर सोशल मीडिया चलाना है तो मैं चलाता था, लेकिन वो रात को 10 से 12 ही होता था। जब मैं लाइब्रेरी से आ जाता था 10 से 12 बजे, तभी मैं सोशल मीडिया को चलाया करता था। बाकी पूरे दिन मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता था। तो एक अप्रोच मैंने ऐसी रखी थी कि मैं कम्प्लीटली आइसोलेट भी नहीं होऊंगा, परंतु मैं पूरे दिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल उससे इम्पेक्ट भी नहीं होने दूंगा सोशल मीडिया से। अगला क्वेश्चन जो है कि मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए सिविल सर्विसेज में। देखिए, मेरी जैसे बहुत बड़ी जर्नी रही है, बहुत लंबी जर्नी रही है, तो मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, फिर उनसे सीखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन मिस्टेक्स को ना करिए। फर्स्ट, कि बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं उन रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो करिए, उन्हें अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है? और उसमें अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी है तो उस पर्टिकुलर एक कमी के लिए आप दूसरे रिसोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको एक ही चीज़ को रेफ़र करना है। दूसरी गलती मैं मानूंगा कि पीवाईक्यूज़ और सिलेबस को ना पढ़ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो एस्पिरेंट्स अपनी जर्नी में करते हैं। तीसरा, मैं कहना चाहूँगा कि यही जो सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे फ्रेंड्स की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। आप कई बार इस जर्नी में आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई अब्रॉड जा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो ये हमेशा हमें डीमोटिवेट करती है या हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए आपको हमेशा याद करना है कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों शुरू की थी। इससे आप अपने पथ पे चलते रहेंगे। चौथा, मैं बोलूँगा कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, इस सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। क्योंकि आप जिन लोग के साथ कंपटीशन पे बैठे हैं वो लोग बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई आईआईटीएन है, कोई एमबीबीएस है।
उन लोगों को कंपटीशन देने के लिए आपको एक हार्ड वर्क तो बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक जो हम कभी कभार यूपीएससी में इग्नोर कर देते हैं कि हम अपने कंपटीशन को नहीं पहचानते हैं, वो नहीं करनी है। हमेशा अपने कंपटीशन को पहचानना है और इससे घबराना भी नहीं है। कई बार क्या होता है, एक जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं कि हमें बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम देखते हैं कि यार कोई आईआईटी से आ रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, हम तो नॉर्मल कॉलेज से हैं। तो हमें इसे अवॉइड करना है। हमें अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, परंतु हमेशा ये याद रखना है कि हमारे जो कंपटीशन में लोग हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें उन्हें हार्डवर्क से बीट करना है। अगला मैं अगर आपको अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि ये मेरा कौन सा अटैम्प्ट था। तो सर ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, पिछले 3 अटैम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, सर यूपीएससी का विस्तृत सिलेबस कैसे मिलेगा। देखिए यूपीएससी का विस्तृत सिलेबस आप यूपीएससी की वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करिए यूपीएससी नोटिफिकेशन, आपको मिल जाएगा 2025 का, उसमें आपको विस्तृत सिलेबस मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कम मेहनत करेंगे, बिल्कुल आप मेहनत पूरी करेंगे, लेकिन आपको उस मेहनत के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे PYQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से रेफ़र करना है, सिलेबस को अच्छे से रेफ़र करना है। ये एक स्मार्ट तरीका है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस आपको एक फ़िल्टर देता है अनवांटेड चीज़ों को हटाने के लिए। वरना अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे कि हम ना कुछ भी पढ़ते रहेंगे, न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ रहे हैं, बुक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और सिलेबस को देखें और एक स्मार्ट तरीका अपनाएं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन मेरा मीडियम, तो सर मेरा मीडियम इंग्लिश है। अगला क्वेश्चन है, सर आपकी 14 पॉइंटर शेयर कर सकते हैं और वो किस बेसिस पे बनाते थे। देखिए मैंने अभी PDF उसकी कंपाइल नहीं की है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है सौरभ कुमार सिंह AR378 करके, मैं इस चैनल पे आपको बता दूंगा, वो शेयर कर दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे। आगे हो सकता है मैं उसकी PDF बना के उस पर अपलोड कर दूंगा। सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है कि मैं उन 14 पॉइंटर को कैसे बनाता था नोट्स को। देखिए मैं क्या करता था कि टॉपिक सर्च करता था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था और उनके बेसिस पे मैं हर एक मॉडल आंसर बना लिया करता था 14 पॉइंट्स का, जिसमें मैं 14 डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी लिख लिया करता था। इससे क्या होता था कि मुझे बस आधे पेज के नोट्स को रिवाइज़ करना होता था मेन से जस्ट पहले, और बस पेपर में भी मैं वही लिख के आता था। तो मुझे वहाँ मेंस में सोचने का जो समय व्यतीत होता है वो नहीं देना पड़ता था। ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि सर हाउ यू रिवाइज मृणाल सर नोट्स लाइक आफ्टर रिवीजन ऑल्सो सम पॉइंट सीम्स टू बी न्यू विच डीमोटिवेट्स मी। देखिए ये बड़ा कॉमन है कि हम 1-2 बार अगर कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, है ना। और रिवीजन अगर हम 1-2 बारी कर रहे हैं तब भी हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी रिवीजन बढ़ा दीजिए, आप 4-5 बार रिवाइज़ करिए और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसके साथ में सॉल्व करिए। और अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप शॉर्ट नोट्स बना लिए जिसे आप डेली रेफ़र कर सकें। बहुत छोटे से नोट्स बना लिए 5-6 पेजेस के और उसे डेली रेफ़र करिए। जैसे अब मेरे साथ होता था कि मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलता था, जैसे हो सकता है अशोकन पिलर्स को मैं बहुत ज़्यादा भूलता हूँ, उनकी लोकेशन को भूलता हूँ। मैं एक ना अपने टेबल पे लगा लेता था कि इसे बार बार पढ़ना है, क्योंकि मैं ये भूल जाता हूँ। उसी तरह फिर अगला क्वेश्चन है कि सर कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखें। तो देखिए कंसिस्टेंसी के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपने पर डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं क्या करता था कि मैं एक्सेल शीट पे अपना पूरा टाइम टेबल पूरे महीने का, हफ्ते का, पूरे साल का बना लेता था और उसी हिसाब से मैं उसे डेली एनालाइज भी करता था। तो इससे क्या होता था, एक बड़ी ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी के साथ मेरे को पता होता था कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो देखिए मैं बता दूँ, ये मेरा पहला सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने CAPF में इंटरव्यू दिया था और अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा इंटरव्यू तीसरे दिन ही पड़ गया था। तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिला था इंटरव्यू के लिए। तो वो मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, उससे मैं बहुत एंशियस भी था। परंतु मुझे फिर मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने ये बताया कि अच्छा है इंटरव्यू बहुत पहले है, क्योंकि अगर इंटरव्यू पहले हो रहा है तो तुम्हें तो सबसे कम पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें तो सबसे कम टेंशन है। जिसका जितना लेट होगा उसको उतना पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये उनका मोटिवेट करने का तरीका था। ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे आपका इंटरव्यू पहले हो या बाद में हो, इक्वली होता है। UPSC एक फेयर ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इसमें आपको घबराना नहीं है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली बताऊँ तो मैं मिरर प्रैक्टिस किया करता था। यहीं इस रूम में मैं बैठ के अलमारी के सामने में मिरर लगा हुआ है, अलमारी में मिरर लगा हुआ है, मैं उसके सामने बैठ के मिरर प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे, जितने हो सके उस हिसाब से, जितने हो सकते थे 9-10 जितने हो सकते थे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। और मैं कोशिश करता था कि मैं अपने भाई से या अपने दोस्तों से इंटरव्यू से रिलेटेड ही बातें करूं। और एक और चीज़ है, मैंने अपने को इंटरव्यू से पहले खुश रखने के लिए मैं डिफरेंट पार्टीज़ में गया। मुझे याद है मेरा इंटरव्यू 9 जनवरी को था, तो 1-2 जनवरी को जो पार्टीज़ थी न्यू ईयर की, मैं उसमें भी गया था कि मैं अपने को काम रख सकूं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ऑनेस्ट रहूँ। तो इंटरव्यू में मैंने कोशिश की जितने भी आंसर्स दूँ मैं ऑनेस्टली दूँ, अगर नहीं आता है तो मैं सॉरी बोल दूँ। अब अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है कि सारे टॉपर्स को नेचुरली कैसे गुड राइटिंग स्किल्स आ जाती है। देखिए ऐसा तो नहीं होता कि सभी को नेचुरली आती है, सबको डेवलप करनी होती है। आप प्रैक्टिस कर कर के डेवलप होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं फिर सीखते हैं, आप फीडबैक लेते हैं अपने गाइड से, अपने मेंटर से, अपने गाइड से। तो नेचुरली नहीं आती है, आपको करनी प्रैक्टिस के साथ, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, उसके फीडबैक्स को पढ़ते हैं, अपने मेंटर से बात करते हैं, अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस करते हैं, इससे आते हैं। और अगर ये भी नहीं हो सके, कभी कभी हमें रिसोर्सेज की कमी होती है, तो सबसे बढ़िया मीडियम है, आप किसी भी टॉपर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे विजन IAS की वेबसाइट पे या नेक्स्ट IAS की वेबसाइट पे टॉपर्स की कॉपी पड़ी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उन आंसर्स को आप अपने आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको अपने आंसर राइटिंग सुधारने का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सर एडिटोरियल पढ़ने के से क्या लाभ मिलते हैं यूपीएससी में। देखिए एडिटोरियल से पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर का। देखिए न्यूज़पेपर ने मेरी पूरी जर्नी में बहुत हेल्प की है। न्यूज़पेपर ने मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है, और एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, परंतु मैंने कभी न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं नोट्स हमेशा किसी भी कोचिंग सेंटर की मैगज़ीन को रेफ़र किया करता था। वो हो सकता है विजन की PD 365 हो या मेंस 365 हो, या हो सकता है वो किसी भी कोचिंग संस्थान की मंथली मैगज़ीन हो, तो मैं उसे रेफ़र किया करता था। हाँ, बात रही एडिटोरियल की। देखिए एडिटोरियल से एक तो हमें हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सुधरती है, दूसरा हम आंसर राइटिंग भी सीखते हैं एडिटोरियल से। जैसे अगर कोई 2000 वर्ड का ओपिनियन ही आया है न्यूज़पेपर में, तो आप देखते हैं कि कैसे वो लिख रहे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कंक्लूजन कैसे दे रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैसे डाल रहे हैं। रही बात जो साइड में एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल से हमें समझ आता है कि हमें बैलेंस्ड वे में, कॉन्साइज वे में कैसे लिखना है और कैसे सामने वाले को समझाना है एक क्लियर मैनर में। फिर आते हैं आपके अगले क्वेश्चंस पे कि मेरा फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है। तो देखिए मेरा फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो वैसे IAS है, परंतु देखिए मुझे अभी तक सर्विस अलॉटमेंट नहीं हुए, मुझे आशा है कि मुझे इस साल IPS मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स वीडियो देख सकते हैं ओनली IAS की। देखिए आप किसी भी संस्थान की वीडियो या PDF को आप रेफ़र कर सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं विज़न IAS की PT 365 आती है, मैं उसे रेफ़र किया करता था। तो आपको जो भी आपको आपके हिसाब से जो आपको सही लग रहा है आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। परंतु जो लोग इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं 25 तारीख को, उन्हें मैं बोलूँगा कि अब कुछ नया मत करिए। जो हो चुका है, जितना आप पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज़ करिए, अब कुछ नया मत करिएगा, ठीक है। फिर आता है सर खुद को नहीं लगता कि हमारा आंसर सही है, इसको कैसे समझे। देखिए इसके लिए तभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए आप टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफ़र करिए। टॉपर्स की कॉपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आएगा कि टॉपर्स भी बहुत नॉर्मल आंसर लिखते हैं, जैसे हम आंसर लिख रहे हैं वो भी वैसे लिख रहे हैं। हाँ वो थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, तो उस आंसर से आप भी सीख सकते हैं। फिर अगला है कि सर योर व्यूज़ ऑन करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। देखिए करंट अफेयर एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी की तैयारी का, तीनों ही स्टेजेस में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो इसके लिए देखिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर के साथ में आप किसी भी कोचिंग संस्थान की एक मैगज़ीन को रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपका करंट अफेयर हो जाएगा। ज़्यादा भी नहीं करना है करंट अफेयर में, इतना सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है कि सर आपका मोटिवेशन क्या था यूपीएससी के लिए। मैंने बताया है ऑलरेडी। इसके लिए एक हमेशा से मेरे अंदर ये था कि मुझे जितना भी अभी तक मिला है, बचपन से लेकर अभी तक मुझे जितना भी इस देश से मिला है, तो थोड़ा मुझे वापस कंट्रीब्यूट बैक करना है अपने देश के लिए। बाकी मेरे माता पिता का हमेशा से सपना था कि उनका बच्चा सिविल सर्वेंट बने, तो एक ये मोटिवेशन हमेशा रहता था।
और मुझे भी जब मैं अच्छे सिविल सर्वेंट्स के बारे में पढ़ता हूँ, जैसे किरण बेदी मैम के बारे में पढ़ता हूँ, तो इनके बारे में पढ़ के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला करती थी, और देश के लिए कुछ करने का हमेशा मेरे अंदर रहता था। अगला क्वेश्चन है कि योर स्ट्रैटेजी फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। देखिए, साइंस एंड टेक और अगर आप एनवायरनमेंट को देखेंगे तो ये दोनों ही बड़े करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। एनवायरनमेंट में तो तब भी आप देखेंगे कीवर्ड्स आ जाते हैं जो थोड़े कन्वेंशनल हैं, लेकिन साइंस एंड टेक तो पूरा करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। तो इसके लिए आप प्रीलिम्स के लिए क्या कर सकते हैं कि PT 365 या कोई भी मंथली लास्ट में कंपाइलेशन आती है उसे रेफ़र कर लीजिए, या मंथली कंपाइलेशन को रेफ़र कर दीजिए। इससे आपका ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही आपकी ज़्यादा आपकी सहायता कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आता है, रैंडम कुछ भी आ जाता है, वो सब रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हैं ये दोनों, तो हमें सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर आपने बार बार प्रीलिम्स क्लियर किया है तो उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करिए। हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने प्रीलिम्स, देखिए मैंने जब पहला भी अपना अटैम्प्ट दिया था उसमें मेरी GS क्लियर हो रही थी, परंतु CSAT नहीं कर पाया था मैं क्लियर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा चारों टाइम GS तो क्लियर हुआ ही है, 3 टाइम तो CSAT भी क्लियर हुआ है, तो प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो ही रहा था। इसके लिए मैं बोलूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे जो बेसिक्स हैं, मैंने शायद अपने बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। मैंने सारी बेसिक बुक्स को बार बार पढ़ा है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स उनके बनाए हैं, उससे मुझे बहुत मदद मिली है। और साथ ही साथ मैंने एडिक्वेट अमाउंट के टेस्ट भी लिखे हैं, एडिक्वेट नंबर के मैंने टेस्ट भी उसमें सॉल्व किए हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे फ्रीली बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, या मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, मैं उन्हें सॉल्व किया करता था डेली। करीबन 2 महीने तक मैं डेली टेस्ट सॉल्व किया करता था, और उसने मेरी बहुत सहायता की, और हमेशा मेरा कट ऑफ से करीबन 10 या 15 मार्क्स, कभी कभी 20 मार्क्स भी ज़्यादा हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टेस्ट की प्रैक्टिस और अपनी बेसिक्स पे कमांड ने मेरी प्रीलिम्स में हमेशा सहायता की है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट IAS क्या है कि कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये आप पर डिपेंड है। मैंने नेक्स्ट IAS से नहीं लिया है, तो मैं आपको नेक्स्ट IAS के बारे में नहीं बता सकता हूँ। हाँ, नेक्स्ट IAS से मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, उसमें करंट अफेयर्स की मैंने 3 क्लासेस ली थी वहाँ से। बाकी मैंने और चीज़ों के लिए कभी उन्हें नहीं रेफ़र किया है। फिर आता है, डिड स्पिरिचुअलिटी हेल्प इन योर जर्नी। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी हेल्प मी इन दिस जर्नी। मुझे एक बात जो लगती है कि इस पूरे प्रोसेस में जो मेरे अंदर चेंज आया है वो है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल बना हूँ। कुछ वेदांतिक आइडियाज़ हैं, जैसे तत्वमसी का, जिसका मतलब है दैट इज़ यू, उसका मेरे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी ज़रूर आपकी हेल्प करेगी, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी जर्नी काफ़ी लंबी हो गई है। फिर आता है, सर GS2 वैल्यू एडिशन सोर्स एनी कोचिंग मटेरियल। देखिए, GS2 के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करिए कि किसी भी टॉपर के नोट्स उठा लीजिए। अगर आप टॉपर के नोट्स नहीं उठाना चाहते तो टॉपर के जो कॉपीज़ पड़ी है ना, आंसर कॉपी पर, उधर से कंटेंट उठाइए, वो सबसे बेस्ट कंटेंट है। क्योंकि सोचिए, 150 वर्ड में उस टॉपर ने वो आंसर लिख दिया, आपको क्या एक टॉपिक के नोट्स मिल गए हैं 150 वर्ड में, उससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने एक शीट बना रखी थी, एक्सेल शीट, जिसमें मैं वैल्यू एडिशन वाला सिर्फ लिखा करता था कि अगर इशिता किशोर मैम ने कुछ आंसर में कुछ अच्छा लिखा है, कुछ डायग्राम बनाया है, वैल्यू एडिशन किया है, तो मैं उसे कॉपी कर लिया करता था, और जिसकी वजह से मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बताइए 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और उन्होंने पूछा है कि आप माइक्रो प्लान कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एक्सेल शीट हमेशा बनाता हूँ। ये प्लानिंग का तरीका मुझे UPSC ने सिखाया है। तो मैं एक्सेल शीट बनाता था और रिवर्स प्लानिंग करता था। मान लीजिए अगर आपको 2026 में अटैम्प्ट दे रहे हैं तो रिवर्स में प्लानिंग करिए कि आप 1 महीने पहले क्या करेंगे, 1 हफ्ते पहले क्या करेंगे, 1 दिन पहले क्या करेंगे, और वापस आइए आज तक। आप इसमें देखिए कि पूरी प्लानिंग में आप डालिए कि इस महीने मैं ये पढ़ूंगा, इस हफ्ते मैं ये पढ़ूंगा। ऐसे आप पूरा प्लान बना सकते हैं। आप बीच में टेस्ट को डालिए, उसके बीच में संडेज़ में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे आप कॉम्प्रिहेंसिव, आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए, ठीक है। अभी अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप NCERTs पढ़िए, बेसिक बुक्स पढ़िए, साथ ही साथ ऑप्शनल कवर करिए। उसके बाद आप प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते रहे। टॉपिक कंप्लीट हुआ वहीं सॉल्व करिए, ठीक है। उसका जब आपका प्रीलिम्स आएगा, करीबन 2 ढाई 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लग जाइए।
फिर प्रीलिम्स में आप टेस्ट को दीजिए, बहुत सारे टेस्ट देने दीजिए, उसमें करीबन 30-40 आप टेस्ट दे सकते हैं, वो इनफ रहता है। उसके बाद आप टेस्ट देने के साथ साथ अपने बेसिक बुक्स जो आपने पढ़ी है पूरे साल उसे रिवाइज़ करिए। उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। उसके मेंस के लिए आप ज़रूरी है कि नोट्स अभी बना लीजिए। अभी ज़रूरी है आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़िए। अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं अभी से कि हम सिर्फ प्रीलिम्स करेंगे। प्रीलिम्स कर लिया, मेंस नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि सर मेरी ग्रेजुएशन मई में कंप्लीट हो जाएगी, मैंने अभी तक एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है, क्या मैं डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन करूँ या नहीं? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम या वैसे रिसोर्सेज हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना टाइम कोचिंग में देना, क्या उतने पैसे आप कोचिंग में देना अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए। और अगर आपकी एनसीईआरटीज़ नहीं हुई है तो एनसीईआरटीज़ आप कोचिंग के साथ में भी कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं किया तो कोचिंग में जाके फ़ायदा नहीं होगा। कोचिंग्स में जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी साथ साथ में पढ़ रहे हैं या पहले से पढ़ रखी है तो उसका एडवांटेज तो ज़रूर मिलता ही मिलता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि सर मैं बहुत सोचता हूँ, कोशिश भी बहुत करता हूँ पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? देखिए, तो आप देखिए इस चीज़ को एड्रेस करिए कि रीज़न आप नोट करिए कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि आप एक डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में बैठ रहे हो सकता है कि आप फ़ोन को बहुत ज़्यादा चलाते हो, बहुत बार फ़ोन देखते हो, या और भी काफ़ी रीज़न्स होते हैं। उन उन प्रॉब्लम्स को देखिए, फिर उनका सॉल्यूशन खुद से निकालिए। जैसे मेरी घर में पढ़ाई नहीं होती तो मैं लाइब्रेरी जाया करता था, ठीक है। उसी तरह मैं अगर अपने साथ फ़ोन रखता हूँ, मोबाइल फ़ोन, तो मैं फ़ोन को चलाता रहता हूँ, मैं पढ़ता नहीं। तो इसलिए मैं फ़ोन रखता ही नहीं था अपने साथ में लाइब्रेरी में, घर आके मैं फ़ोन चलाता था, ठीक है। तो आप ऐसे इन चीज़ों से वो डील कर सकते हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट चैलेंजेस आई हैव फेस्ड इन दिस होल जर्नी। देखिए, बहुत चैलेंजेस रहे हैं स्टार्टिंग की। पहले तो फेलियर बहुत सारे आए, तो उनसे डील करना, कभी ऐसे इतने फेलियर्स कभी देखे नहीं थे, परंतु इस जर्नी में बहुत फेलियर्स देखने पड़े। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा था। दूसरा चैलेंज ये होता था कि आपके पीयर ग्रुप जो था वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, परंतु आप वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं। तो एक आपको हमेशा एक फोमो होता था। तीसरा ये एक चैलेंज होता था, हेल्थ का प्रॉब्लम बीच में हुआ मुझे। एक मेजर जो था कि आपका वेट बढ़ जाता है, आप आलसी हो जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज ना करें, तो वो भी एक मेजर कंसर्न था मेरे लिए। तो मैं कोशिश करता था कि मैं शॉर्ट ब्रेक्स लूँ, वॉक पे जाऊँ। एक ये था। चौथा ये था कि फाइनेंशियली भी मैं इतने अच्छे परिवार से नहीं आता, तो उसके लिए भी मुझे हमेशा सोचना पड़ता था कि मैं ज़्यादा दिनों तक ये प्रिपरेशन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने माता पिता और अपने भाई को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने हर स्टेज पे मेरी हेल्प की है इस सिविल सर्विसेज परीक्षा में। जैसे मुझे पिछले 1 साल से मेरा छोटा भाई जो मुझसे 4 साल छोटा है, वो मेरे खर्चे उठाता था। वो मेरे फॉर्म के पैसे हों, बुक्स के पैसे हों, या कुछ बाहर का खर्चा, वो मेरा छोटा भाई दिया करता था। तो मुझे लगता है जो आपके मेरे दोस्त हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आप एवरेज होते हैं अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों के, तो आप जिन लोगों के साथ रहेंगे आप उन्हीं के साथ उन्हीं जैसा बन जाएंगे। वो लोग आपको मोटिवेट डीमोटिवेट वही लोग करेंगे। उसके बाद अ, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मैंने कैसे डाउन के फेजेस से डील किया। तो देखिए, बिल्कुल ये नॉर्मल बात है कि जब हम फेल होते हैं तो बहुत दुख होता है हमें। उस समय ऐसा दुख होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो दुख होगा ही होगा। तो उस समय ज़रूरी है कि आप अपने लोगों के पास जाइए, अपने माता पिता, अपने दोस्तों के पास जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पे भरोसा रखिए, और हमेशा ये याद रखिए कि आपने ये परीक्षा की तैयारी शुरू क्यों की थी, क्या पर्पस था, और वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। जैसे मेरे 4 अटेम्प्ट हुए हैं, तो इस पूरे 4 अटेम्प्ट में मैंने कितने फेलियर्स देखे हैं। यूपीएससी के अलावा मैंने और भी पेपर्स एग्ज़ाम में सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, एसएससी, इन सब एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत फेलियर देखा है। तो आप क्या इन सब से मैंने डील किया है, इस पूरे फेलियर से मैंने डील किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में फेलियर से डील करने के लिए मेरी स्पिरिचुअलिज़्म ने मेरी बहुत मदद की है। मैं हमेशा से ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा मैं स्पिरिचुअल इंसान बन गया हूँ।
और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गया हूँ भगवान को इन सब चीज़ों के लिए। अगर एक क्वेश्चन है कि भैया मेरी एज 19 है, मुझे 2027 में अटेम्प्ट देना है, मैं लेट तो नहीं हो गया? अरे बिल्कुल लेट नहीं हुए हो। मुझे आपने जैसे बताया कि आपने 19 की एज में शुरुआत करने की सोच रहे हो, मैंने भी 20 की एज में स्टार्ट किया था, तो आप बिल्कुल लेट तो बिल्कुल नहीं हो। डरने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है, आप अभी 19 की जो आप एज में हैं, आप बिल्कुल अभी से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे भी पूरा फोकस करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ज़रूरी है कि आपकी ग्रेजुएशन की नॉलेज आपको हो, क्योंकि जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, तो इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन मुझे मेरे बैकग्राउंड मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी पूछे गए हैं। फिर अगला है कि सर रिकमेंडेशन और प्लान बी। तो देखिए, प्लान बी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं तो एक आपका प्लान बी भी हो सकता है। जैसे मैं एक बीए ऑनर्स बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए प्लान बी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स थे। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस। ये एक प्लान बी हो सकता है आपके लिए। फिर है और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा कि आप में वो सारी क्षमताएं हैं ये पेपर क्रैक करने की जो होनी चाहिए, ठीक है। एक वेदांतिक थॉट है तत्वमसि, मैंने जैसे अभी बताया कि दैट इज़ यू, आप उस परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, फेथ रखिए ऊपर वाले में कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आपकी परिस्थिति जो भी है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि रिसोर्सेज या संसाधन कभी आपके लिए लिमिटेशन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप आज के टाइम पे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने घर से बैठ के ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसका लोड बिल्कुल मत लीजिए कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपका वैसा बैकग्राउंड नहीं है या आप लेट हो गए हैं। आप बिल्कुल लेट नहीं हैं। जब जब जागो तभी सवेरा। तो आप कभी भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट टाइम अभी है। अभी से प्रिपरेशन करना, जब भी आप ये सुन रहे हैं, अभी से प्रिपरेशन करना सबसे बेस्ट टाइम है यूपीएससी के लिए। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन है कि बिना दिल्ली आए जाए यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने बिना दिल्ली आए हुए प्रिपरेशन की है। तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है जिसमें फ्रीली सारी चीज़ें अवेलेबल है। गवर्नमेंट के भी रिसोर्सेज फ्रीली उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जैसे पीआईबी को रेफ़र कर सकते हैं, ट्विटर पे आप गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली आके ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। अगर आप रिज़ल्ट भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे यूपीएससी में डाइवर्स एरिया से, डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है कि आपको दिल्ली ही बिल्कुल आके प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि सर मैं स्कूल में एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ और मैंने कोई वन डे एग्ज़ाम आज तक क्लियर नहीं किया, क्या डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन सही रहेगा या कि नहीं? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अभी कंडीशन क्या है। क्या आपको जल्दी जॉब पानी है? वन डे एग्ज़ाम से आप जल्दी जॉब पा सकते हैं कि नहीं पा सकते, ये आपको सोचना है। आप डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन पे भी आ सकते हैं, परंतु इसमें टाइम थोड़ा लग सकता है। करीबन 1 साल आपको प्रिपरेशन करना होगा। 1 साल आपको पूरा एग्ज़ाम के प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे प्रीलिम्स अभी 25 मई को है इस साल का, तो करीबन 1 साल बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो करीबन आपके 2 साल लग जाएंगे। तो ये आपको अपना देखना पड़ेगा आप कैसे, अभी आपकी परिस्थिति क्या है। और बिल्कुल ऐसा, अगर आप स्कूल में एकेडमिकली वीक भी थे, आपने आज तक कोई पेपर भी नहीं दिया है, तब भी आप इसकी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपको एकेडमिकली बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सर मल्टी डायमेंशनल आंसर्स को कैसे लिखते हैं? देखिए, मल्टी डायमेंशनल के मैंने बताया था कि कैसे करते हैं। आप ना देखिए, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट सिलेबस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इन कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है कि ब्रिटिशर्स का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडियन इकोनॉमी पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप हिस्टोरिकली पहले बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ा।
कि इन लोगों ने अपना रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, है ना। पॉलिटिकली आप बताइए कि कैसे हमें उनका हमें उन्होंने हमारे राइट्स ले लिए, हमें उन्होंने इक्वल राइट्स नहीं दिए। आप बता सकते हैं इकोनॉमिकली कैसे उन्होंने लूट यहाँ से की, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ यहाँ से, ठीक है। आप एनवायरमेंटली बता सकते हैं कि एनवायरमेंट को कैसे असर पड़ा उन लोगों उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से। तो आप ऐसे मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हैं। वैसे ही आप सोशली सोच सकते हैं, जैसे कि विमेन और बाकी जैसे कास्ट या रिलीजन पे क्या इम्पेक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। तो इसका आप समझ रहे हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव लिखना है या सिर्फ हमें नेगेटिव लिखना है, ठीक है। आपको दोनों लिखना है, क्रिटिकली आपको सोचना है। तो मल्टी डायमेंशनली आप ऐसे सोच सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि सर PYQs UPSC थीम रिपीट होते हैं, एग्जाम्पल देकर समझे। बिल्कुल देखिए, UPSC PYQs को रिपीट करता है। जैसे कि अगर हम कोई टॉपिक देखें, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का ही कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कभी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स से आ रहा है, कभी इक्वालिटी बिफोर राइट्स से आ रहा है। वैसे ही अशोकन पिलर्स पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। वैसे ही बुद्धिज़्म पे आप देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि क्या ये बुद्धिज़्म का सेक्ट है कि नहीं है, जैनिज़्म का सेक्ट है कि नहीं है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उससे रिपीट होते हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जो थीम्स हैं वो रिपीट होते हैं और आपको पता रहता है कि मुझे ये पढ़ना है और मुझे ये इसमें ये नहीं पढ़ना या इसको कम टाइम देना है, ठीक है। और फिर आया है, फिर क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप और स्टडी को मैनेज कैसे करें। देखिए, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं था, तो मैं शायद इसके लिए आंसर देने के लायक नहीं हूँ। बाकी मुझे लगता है कि रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नहीं होता है। अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ भी आपका एक रिलेशन है। तो आप उनके साथ जैसे आप डील करते हैं, वैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ भी आप एक रिलेशन के साथ, एक पॉजिटिव रिलेशन के साथ आप रह सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रिलेशनशिप छोड़ दीजिए या बिल्कुल आप उसमें लग जाइए। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, मुझे लगता है। अगर आपको बैलेंस करना आता है, अगर आप एक्सट्रीम्स को छोड़ देते हैं कि बिल्कुल नहीं रखना है या बिल्कुल रखना है, एक मध्यम मार्ग में अगर आप चलते हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है UPSC की तैयारी के साथ भी। और फिर माई व्यूज़ ओवर मेंटरशिप प्रोग्राम और एनी रिकमेंडेशन। तो अगर मैं बताऊँ, मैंने पर्सनल मेंटरशिप ली थी। मेरे एक फ्रेंड है शहनशाह सिद्दीकी, उनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है उनसे। तो मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया था मेंटरशिप का इस बार। हाँ, मैंने विज़न IAS का अभ्यास टेस्ट सीरीज़ ली थी, उससे कुछ मेंटरशिप मुझे ऐसे पेपर या उनके लिए मिली थी। लेकिन जो मोस्टली मुझे मेंटरशिप मिली है वो मेरे जो दोस्त हैं शहनशाह सिद्दीकी, उनसे मिली है। और मुझे लगता है एक और क्वेश्चन है, लास्ट कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। भैया मैं अभी 12th पास आउट हुआ हूँ, कैसे मैनेज करूँ। देखिए, अगर आप अभी 12th पास हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको कॉलेज का पे अपना ध्यान देना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेंगे, उसे ध्यान दीजिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो सिविल सर्विसेज में आपकी मदद करे। जैसे आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को अपने ग्रेजुएशन पे ले सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, ये जो 3 साल आपके ग्रेजुएशन के हैं, ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू में और बाकी दोनों स्टेजेस में भी बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल अपने कॉलेज डेज़ को या ग्रेजुएशन डेज़ को इग्नोर मत करिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हाँ, एक है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप, हाँ तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सौरव कुमार सिंह, SOURAV KUMAR SINGS AIR 378। आप सर्च कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे आप मेरा यूज़र ID देखेंगे तो सौरव कुमार सिंह 378 नाम से आपको मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें अपनी स्ट्रैटेजी को अपलोड करता रहता हूँ और अपने नोट्स को भी मैं फ्यूचर में उसे अपलोड करूँगा। और फिर अगला है कि मेन स्पेसिफिक कंटेंट। देखिए, मैंने इस पूरे इस सेशन को अगर आप पूरा देखेंगे, मैंने मेन स्पेसिफिक कंटेंट की भी बहुत बात की है। तो मुझे लगता है कि और कोई आप लोग को डाउट नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर BA करना चाहता हूँ हिंदी साहित्य से, बिल्कुल करिए। अगर आपको अपने पे भरोसा है कि आप BA हिंदी साहित्य करके UPSC की परीक्षा निकाल सकते हैं, बिल्कुल करिए। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सब आपको सोचना है, मेरे बोलने से आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हम सबकी एक यूनिक जर्नी होती है, यूनिक स्ट्रैटेजी होती है।
अगला क्वेश्चन है, भैया मैंने अभी 12th करी है और जेई नहीं हुआ तो अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्या बीटेक 3 टायर से कर लूँ या यूपीएससी क्रैक कर सकती हूँ और ड्रॉप लूँ? देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। हाँ लेकिन जिस पोजीशन में आप हैं उसमें मैं भी था, मैंने भी 12th के बाद में जेई का एग्ज़ाम दिया था, मेरा जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने उस समय सोचा था कि मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स करूँगा और यूपीएससी की परीक्षा करूँगा, परंतु मेरे साथ कई ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने जेई मेंस का ड्रॉप लिया और उन्होंने फिर जेई मेंस किया, वो आज अच्छे से आज प्लेस्ड हैं। और कईयों ने तो मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी की परीक्षा भी निकाली है। तो देखिए ये यूनिक है, आपको अब जो आपको सही लगता है, आपके पेरेंट्स से डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड से करिए, आपको जो सही लगता है वो करिए। मेरी सर्विस चॉइस पे फिर से क्वेश्चन आया, तो देखिए मेरी सर्विस चॉइस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऐसे ही करके थी, जो नॉर्मली होती है। परंतु मुझे लगता है मेरी रैंक के हिसाब से मुझे आईपीएस मिलने की संभावना है। ठीक है, ओके। तो अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं या मैं फिर सेशन को एंड करूँ? भैया प्लान बी कब से सोचना चाहिए? देखिए प्लान बी मुझे लगता है 1-2 अटेम्प्ट पहले दे दीजिए, फिर ही प्लान बी पे जाना चाहिए। या अगर पहले से भी आपके दिमाग में प्लान बी है, जैसे मेरे कई मित्र हैं जिनका बीटेक में उनका प्लान बी था कि हम बीटेक में वापस चल जाएंगे, अपनी आईटी फील्ड में, कॉर्पोरेट फील्ड में चल जाएंगे, तो एक वो दिमाग में उनको क्लैरिटी थी, हमेशा स्टेबिलिटी रहती थी। लेकिन अगर अभी तक नहीं है कोई प्लान बी तो 1-2 अटेम्प्ट तो दे लीजिए, उसके बाद फिर प्लान बी के बारे में सोचेंगे। कोई गलत नहीं है, प्लान बी हमेशा होना कोई गलत नहीं है, बल्कि एक आपको कंफर्ट देता है दिमाग पे, एक स्टेबिलिटी सी देता है कि कोई बात नहीं अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि ये पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्लान बी तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अभी भी सोच सकते हैं। लेकिन 1-2 अटैम्प्ट मुझे लगता है कि फुल प्रूफ आपको यूपीएससी को देना चाहिए। फिर है कि एक क्वेश्चन है कि हाउ यू डिसाइडेड सर्विस प्रेफरेंस, एनी क्राइटेरिया? तो देखिए मैंने सर्विस प्रोफाइल के बारे में सर्च किया, पढ़ा उनके बारे में, थोड़ी गाइडेंस ली अपने दोस्तों से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। उन्होंने मुझे बताया कि क्या सर्विस क्या रोल रहता है, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी सर्विस प्रेफरेंस को चूज़ किया था। आप भी उसे सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और डाउट है कि कर रहा हूँ, मन में डाउट आते हैं कि नहीं होगा, सेकंड एग्ज़ाम में मैंने ब्रेकअप का प्लान सोचता हूँ, तो मैंने बीए किया हुआ है, क्या करूँ? तो इन्होंने बेसिकली, इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने एक गांव से आते हैं और ये इन्होंने बीए कर रखा है, तो ये इसकी तैयारी करेगी ना? देखिए कोई भी कर सकता है इस एग्ज़ाम को। इस साल तो आपने देखा है कि कई सारे टॉपर्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल गांव के भी बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने वहाँ से रहकर कठिन परिश्रम करके इस पेपर को निकाला है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल गांव से आते हैं या बिल्कुल अच्छे शहर से आते हैं तो आपको कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, कुछ नहीं है। कुछ ऐसा एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है, यूपीएससी परीक्षा ही ऐसी है। अगर आपने नॉर्मल बीए किया है या किसी ने बाहर से या आईआईटी से कुछ बीटेक किया है, आप इक्वल हैं यूपीएससी की नज़रों में, तभी तो क्राइटेरिया बस ग्रेजुएशन को रखा गया है, आप उसे भी तो समझिए ना। फिर है बैकअप प्लान। तो देखिए बैकअप प्लान के लिए अगर आप, जैसे मेरे केस में मैंने रखा था कि मैं या तो सीडीएस दूंगा, सीएपीएफ दूंगा, एसएससी का एग्ज़ाम दूंगा, या ये भी नहीं हुआ तो नेट जेआरएफ दूंगा। तो ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में। बिल्कुल एक क्वेश्चन है कि क्या भैया क्या मैं 3rd टायर कॉलेज से पढ़ सकती हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी यूज़र आईडी भी है, आप उधर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सेशन को अब एंड करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।